हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा आज आपके लिए आपकी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड NCERT मैथ्स का एक और सवाल जो कि 1.3 वास्तविक संख्याओं का है, आपको हल करके आसान से आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस सवाल को ध्यान दें। इससे पहले जो हमने 1.3 का पहला सवाल किया था उसमें हमने ये देखा कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम कैसे सिद्ध करें। और शायद आपने अनुभव किया होगा कि जिस तरीके से आपने पिछले प्रश्न को सीखा है वो शायद तरीका आपको कहीं नहीं मिला होगा, और अगर नहीं सीखा है तो एक बार उस सवाल को ज़रूर देखें। तो आज हमारा सवाल है, अभी का सवाल है प्रश्न नंबर 2। ये सिद्ध करना है कि ये जो है 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे प्रश्न पहला किया था उसी के आधार पर हम इसको क्या मान लेंगे कि माना इसके विपरीत इन्होंने दिया है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इसके विपरीत हमने माना कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? उसके उल्टे ही मान लिया, परिमेय संख्या है। क्लियर? अब यह परिमेय संख्या है, तब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को तो हम बटे में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप अगर चाहो तो A/B के रूप में लिख सकते हो। पिछले सवाल में हमने उसको P/Q लिया था। आप चाहो तो A/B कुछ भी अनुपात में लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो। भाई यहाँ पर जो A और B हैं वो क्या हैं? A और B क्या है? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य पिछले सवाल में हमने समझा क्या है, सह अभाज्य है। एवं हमने ये भी देखा था कि जो नीचे का Q है यहाँ पर B लिखेंगे, वो 0 के इक्वल नहीं है। पिछले सवाल में मैंने शायद ये बराबर को नहीं काटा था। यदि आप उस सवाल को करते हैं तो इस बराबर को काट लेना। हालांकि मैंने बोला था कि PQ बराबर नहीं है 0 के, हो सकता है दिमाग में नहीं आया, नहीं काट पाया। तो B यहाँ पर क्या है, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर करेंगे। तो ये 2 करनी 5 बराबर ये A/B लिखा है, ये आ जाएगा ऋण 3। क्लियर? जब हम इस 2 का, भाई ये तो पूरी एक संख्या हो गई, जब हम इस 2 का फिर पक्षांतर करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ करनी 5 चाहिए। तो ये जो 2 है वो B के साथ भी आएगा, और ये जो 2 है वो 3 के बटे में भी आएगा। तो इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या लॉजिक देना है उसको समझ लें कि देखो, वैसे तो हर एक पूर्णांक चाहे वो ऋण का हो, धन का हो, शून्य कुछ हो, अपने आप में, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, अपने आप में हर एक संख्या के बटे में 1 होता है। उसके बटे में 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं वो हर एक संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है? और आप ध्यान दें कि जब हम 2 और 3 को जोड़ते हैं, या 2/4 और 3/4, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाए, गुणा या भाग किया जाए, तो हमें आंसर में क्या मिलता है। जैसे इसका LCM है 4 लिया, इसको किया 5/4। ये जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ो, घटाओ, जोड़ा करो, कुछ भी करो, रिजल्ट जो मिलता है, आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या। क्लियर? जैसे 1/2 आपने इसको हल किया, 2 1 धन 1 कितना आ गया? 2/2 कट गया 1। तो 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्णांक है। तो ये अपने आप में 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो मतलब ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो ये निष्कर्ष निकला। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। तो दूसरी बात पर आते हैं तो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही तो है कि ये भी एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बराबर ये लिया, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो जब ये दोनों अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्योंकि भाई ये A और B क्या हैं, A और B हैं तो क्या हैं, पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं। अतः ये जो पूरा हल है, ये जो पूरा हल है हमने अभी समझ लिया कि क्या होगा, अतः A/2B - 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी, इसका हल भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये इस परिमेय संख्या के बराबर जो है वो भी एक परिमेय संख्या हो गई, है ना। अर्थात करणी 5 क्या हो गई, करणी 5 है ना, हाँ, करणी 5 क्या हो गई, करणी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन जैसे कि पहले प्रश्न में हमने देखा है, इसको प्रूव किया है, करणी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये, परंतु यह है विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न करता है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे इस बात का विरोधाभास होता है, मतलब ये कथन कहता है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन वो तो है। अतः यह क्यों हुआ, यह मैं साफ कर दे रहा हूँ इसको। यह हमारी गलत कल्पना से हुआ। ये क्यों हुआ, ये हमारी गलत कल्पना से हुआ। कौन सी कल्पना, कि हमने माना था कि जो 3 करणी 5 है वो एक परिमेय संख्या है ना। अतः निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, निकलता है कि करणी 5 एक के क्या है, अपरिमेय संख्या है, वो तो है ही, अपरिमेय संख्या है। अतः तो करणी 5, अब अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ने पर क्या मिलता है, परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी जाए, एक परिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी जाए, मिलेगा जो आंसर वो परिमेय संख्या। लेकिन इसके विपरीत एक अपरिमेय संख्या में अगर कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो जो आंसर होगा वो कैसा होगा, अपरिमेय, ठीक है। अर्थात ये इसमें ये जुड़ा हुआ है कौन सा, 3 2 करणी 5 भी क्या होगा, अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया हल। आपको सबसे ज़्यादा समस्या इन शब्दों को भाषा लिखने में आती है। 1-2 बार आप अभ्यास करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, उनको हम इसके बाद करेंगे, क्लियर। अब इसके बाद हम कौन से प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न तीसरे का पहला, वो भी बहुत इजी है। तीसरे का पहला, उसमें क्या दिया है, 1/√2। इसको हमें क्या सिद्ध करना है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका वही, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तब हम इसको a/q के रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम पलट दें, इसको हम पलट दें, इसका मतलब क्या है
इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे करें, है ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर, मतलब अंश को हर को अंश बना दें, तो यहाँ पर भी ये पलटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कर्णी 2 बराबर b/a। ठीक है, अब हम तर्क देंगे। अब क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, अतः b/a क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है ना। अतः अब इसके बराबर क्या लिखा है आपका, कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु ये क्या विरोधाभास उत्पन्न करता है ना, परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ, कौन सा, कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह कैसे हुआ, यह इसलिए हुआ, यह हमारी गलत परिकल्पना से हुआ, या कल्पना से हुआ कि गलत परिकल्पना कौन सी, कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय 1/कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है ना। तो निष्कर्ष निकला, अतः निष्कर्ष निकला क्या निकलता है निष्कर्ष, कि भाई 1/कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो अपन लिखते वैसे ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपने ये लिखा a/b, जहाँ पर आप लिखते ना ऐसा, दो सवालों में आपने किया, a और b कैसे हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं तथा b not = 0, इतना और लिखना है और ये भाषा लिखनी है। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया, कुछ नहीं करना है। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि सर ये कर्णी 2 है, जो पहला सवाल था उसमें कर्णी 5 थी, राइट, तो उस सवाल को हमने इतना लंबा क्यों किया, उस सवाल को भी तो हम इतना ही कह के कर सकते थे। गॉट इट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी ये कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 3, कर्णी 7 कुछ भी आए तो ये ऐसा ही लिखा है, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें तो फिर बात अलग हो जाती है। गॉट इट। यहाँ क्योंकि आपके सवाल में 1/कर्णी 2 है, अगर इसकी जगह कर्णी 2 अकेला होता तो इसको भी हम उसी मेथड से करते, वही मेथड सही मानी जाती जो प्रश्न पहले की है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। गॉट इट, ठीक है, नोट करें।